गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हमारा जितना भी कोर्स कंप्लीट हो चुका है उसको आप लर्न करते रहिए। जो भी आप लर्न करते हैं उसे अपने रजिस्टर में भी नोट डाउन कीजिए। थ्योरी आपको अच्छे से लर्न करनी है, समझनी है। सभी सवाल जितने हमने दिए हुए हैं आपको उन सबको करके और अपने रजिस्टर को कंप्लीट रखना है। किसी भी चैप्टर में यदि आपको कोई डाउट हो तो आप या तो कॉल करके पूछ लीजिए या फिर मैसेज दे करके किसी भी तरह आप अपने डाउट्स को क्लियर करके और सारे सम को कंप्लीट कर लीजिए। जो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं मैं आपको उसका रिवीजन करा देती हूँ। मतलब जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उनके आप देखिए कि हमने उसमें क्या क्या किया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हमने मेमोरेबल टर्म्स देखे हैं। इनको आप बहुत अच्छे से समझ करके और सभी टर्म्स को पढ़िए और इसका इंट्रोडक्टरी 1.1 अकाउंटिंग क्या होती है ये यहाँ पे समझाया हुआ है। इसके डेफिनेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। जो स्टेजेस हैं इसके माध्यम से ही हम पूरे बुक कीपिंग को पढ़ते हैं और पूरी अकाउंटिंग इसी के इन स्टेजेस के माध्यम से होती है। इसके बाद 1.4 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। तीनों का इंडिविजुअल मीनिंग आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है पूरे चैप्टर में। तो इसके आपको 6 पॉइंट बहुत अच्छे से लर्न करना है। इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ भी है। इसकी यदि आप फिर से वीडियो देखना चाहें तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए और यदि आपको नहीं मिलती है तो आप पर्सनली मुझे बताइए, मैं आपको उसे सेंड करूँगी। इसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, इसके भी 6 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से लर्न करने के लिए कहे गए हैं। शॉर्ट नोट है अकाउंटेंसी साइंस और आर्ट, इसको आपको अच्छे से समझ करके और तैयार करना है। यह जो हम शॉर्ट नोट लिखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में आता है। ऑब्जेक्ट्स और नीड ऑफ अकाउंटिंग, जो हमारे उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को अकाउंटिंग के क्या होते हैं वो यहाँ पे समझाए हुए हैं। इनके 16 पॉइंट दिए हैं लेकिन मैंने आपको सिर्फ 6 पॉइंट करने के लिए कहा है। इसके बाद 1.10 इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस और यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस क्या होते हैं अकाउंटिंग के, ये अलग अलग पार्टियों के ऊपर अलग अलग पार्टीज पर डिपेंड करते हैं। जैसे एडवांटेजेस टू बिजनेसमैन के लिए क्या क्या लाभ है। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, बाइंग एंड सेलिंग की जानकारी होती है, प्रोग्रेस कैसी हो रही है उसका हम कंपेयर कर सकते हैं। गुड एविडेंस के रूप में रहता है। इसमें असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, हम टैक्स कितना चुका है इसका हम असेसमेंट कर सकते हैं। रेज लोन फॉर बिजनेस के लिए हम कितना लोन लें इस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए बिजनेसमैन के लिए अकाउंटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। इसके बाद जो एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ के लिए सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, किसी भी तरह का डिस्प्यूटेड मामला होता है उसके सेटलमेंट के लिए जरूरी है। इफिशियंसी ऑफ वर्कर की कितनी इफिशियंसी से कार्य कर रहे हैं ये जानकारी उससे मिल जाती है। एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स के लिए और क्रेडिटर्स के लिए क्या लाभ हैं। इसके बाद गवर्नमेंट के लिए और एडवांटेजेस टू कंज्यूमर एंड अदर सेक्शंस। इसके बाद हमने लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स भी देखे हैं। इसके भी 5 पॉइंट मैंने आपको करने के लिए कहे हैं। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड, कौन कौन उपयोग करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के और उसकी क्या आवश्यकता है। इसमें शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स है, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, प्रेजेंट इन्वेस्टर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स एंड मैनेजमेंट। इसके बाद जो हमने देखे हैं इसका चार्ट भी देखा था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स जो है प्रोप्राइटर ऑफ एंटरप्राइजेस, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज एंड मैनेजर, एंड एक्सटर्नल यूजर्स में डायरेक्ट यूजर्स एंड इनडायरेक्ट यूजर।
डायरेक्ट यूजर्स में इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, लैंडर्स, टैक्स अथॉरिटीज। एंड इनडायरेक्ट यूजर्स में रिसर्चर्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, लेबर यूनियन, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर्स। यूजेस ऑफ अकाउंटिंग डाटा, इसके क्या उपयोग हैं अकाउंटिंग डाटा के, ये भी आपको बताए थे पॉइंट्स। एसेंशियल और रिलेवेंट एंड रिलायबल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, timeliness, balance between benefit and cost, balance in qualitative characteristics, time and their presentation. Types of accounting information में financial position, economic structure of concern and liquidity and solvency. इसके बाद information relating to cost of product, operation और function. Information relating to planning and controlling activities, information relating to social effects and business decisions, information relating to environment or ecology, और information relating to human resources. Human resources का business के क्षेत्र में काफ़ी importance है, इसलिए इसमें लेबर, एम्प्लॉयमेंट, सैलरी, वेजेस, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, एजुकेशन, सोसाइटी, सोशल सिक्योरिटी। इसके बाद है 1.16 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसके भी पॉइंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, आप उसकी चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कितने तरह की ब्रांचेस होती है अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी प्रकार सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, इंडियन सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री एंड कैश सिस्टम। अकाउंटिंग सीक्वेंस जो है इसको पॉइंट्स के माध्यम से यहाँ पे हम देख रहे हैं थ्योरी में, और आगे जाके इन्हीं को हमने चैप्टर में किया है। फर्स्ट जर्नलाइजिंग किया जाता है, पंजीयन किया जाता है। सेकंड क्लासिफिकेशन और पोस्टिंग और एंड लेजर, क्योंकि लेजर में इसको पोस्ट किया जाता है। फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, इनकम स्टेटमेंट बनता है और फाइनली बनता है पोजीशन स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। यहाँ आपको ये चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको सबसे पहले बताई है, क्योंकि इसके जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स यदि आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको पूरी अकाउंटिंग करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ये मैंने आपको याद करने के लिए भी कही थी। आप लोगों ने इसकी मुझे फोटोज नहीं भेजी है लिख करके, और न ही लर्न करने की वीडियोस भेजी है। तो मैं समय समय पर आपको बताती रहती हूँ कि आपको क्या क्या लर्न करना है, लेकिन आपकी ओर से रिस्पॉन्स अभी नहीं आया है। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट बिजनेस है, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड प्रोप्राइटर, फोर्थ कैपिटल, फिफ्थ है कैपिटल को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड, फ्लोटिंग एंड वर्किंग। ड्राइंग है, गुड्स है, परचेजेस है, परचेज रिटर्न, इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। सेल्स रिटर्न, स्टॉक टर्नओवर, डिस्काउंट जो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड स्पेशल डिस्काउंट, 3 पॉइंट्स के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। जो डिफरेंस दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, इसके भी 6 पॉइंट मैंने आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करने के लिए कहा है। ये आपकी एग्जाम में भी पूछा गया था, जो आपकी क्वार्टरली हुई थी, हाफ ईयरली हुई थी, इसलिए आपको बार बार बताया जाता है ताकि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लें। कमीशन और डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है यह भी समझाया गया था। डेटर्स जो बुक डेब्ट्स कहलाते हैं, क्रेडिटर्स, बैड डेब्ट्स, वाउचर, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड असेट्स के यहाँ पे पार्ट्स समझाए गए थे। करंट एंड फ्लोटिंग असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। करंट एंड फ्लोटिंग असेट्स में लिक्विड असेट्स होती है और अदर करंट असेट्स, एंड फिक्स्ड असेट्स में टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स। तो इन सबको भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप इसे अच्छे से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और यदि डाउट हो तो आप मुझसे इसे कंफर्म कीजिए या कॉल करके और अपने डाउट क्लियर कीजिए। इसी प्रकार लायबिलिटीज में भी लायबिलिटी 2 टाइप्स की है, करंट और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसके भी आपको डिटेल पूरा समझाया हुआ था, इसे आप क्लियर रखिए। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मतलब आकस्मिक दायित्व,
ये अचानक उत्पन्न होने वाले दायित्व कहलाते हैं। रेवेन्यू, इनकम, बिजनेस एक्सपेंसेस जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों तरह से होते हैं। फिर बिजनेस लॉस, जो बिजनेस का हमारा हानि होती है, वो भी यहाँ पे मैंने आपको समझाई थी। रिसीवेबल्स जितनी भी प्राप्तियां हैं, पेबल्स जितनी हमारी देयताएं हैं, अकाउंट मतलब जो हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं। एंट्री यानी प्रविष्टि जिसमें हम किसी भी सौदों को जब अपने अकाउंट की बुक में लिखते हैं तो वह एंट्री कहलाती है। डेबिट एंड क्रेडिट, बुक ऑफ अकाउंट, इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट मतलब दिवालिया हो जाना। जब बिजनेसमैन आपके पास पूरा पैसा समाप्त हो जाता है, वह इस काबिल नहीं रहता है कि वो अपने बिजनेस को चालू रख पाए, तो वह अपने आप को दिवालिया भी घोषित करवा सकता है। तो ऐसा बिजनेसमैन जो कि अनेबल हो किसी भी क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, तो वो इंसॉल्वेंट होगा। फर्म किसी भी संस्था जो बिजनेस चलाती है वो फर्म कहलाती है। तो इस प्रकार से ये जो आज हमने फर्स्ट चैप्टर देखा है, पूरे इस तरह से एक एक चैप्टर का आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको बीच में यदि कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आपको क्लियर ये समझ में आ जाएगा कि आपको ये वाला पॉइंट आपने पढ़ा था लेकिन आपको नहीं आया है, तो आप इसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जो सेकंड चैप्टर से लेकर के तो जो अभी तक हमारा चैप्टर चल रहा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रहा है अभी हमारा, तो वहां तक के जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उन सभी चैप्टर का इस प्रकार से हम एक एक चैप्टर देख करके और रिवीजन करेंगे। जो सारे चैप्टर हुए हैं उनमें सेकंड फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, थर्ड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन है, फोर्थ जर्नल, फिफ्थ सब्सिडरी बुक, सिक्स्थ लेजर, सेवंथ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, एट्थ ट्रायल बैलेंस, नाइन्थ एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, 10 बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो चैप्टर है ये हमने स्किप किया है, छोड़ा है क्योंकि इसे कोर्स में नहीं रखा गया है। 11 चैप्टर डेप्रिसिएशन जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने 13 चैप्टर स्टार्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, जो अभी हमारा कंटिन्यू है। इस चैप्टर में हमने अब तक क्या किया है वो भी आप देख लेते हैं। चैप्टर 13 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, इसमें हमने डेफिनेशन देखी है, मेमोरेबल टर्म्स देखे हैं। इसके बाद हमने देखा है कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझा उसका क्या कंसेप्ट है। जब हम हमारी अकाउंटिंग की सारी प्रोसेस पूरी कर लेते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के और फाइनल अकाउंट बनाने तक की प्रोसेस, जिसमें जर्नलाइजिंग, लेजर में पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, उसकी सहायता से फिर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं ये तब किए जाते हैं जब हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो चुका हो। इसमें बनने वाले जो अकाउंट्स होंगे वो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें हम जो भी प्रिपेयर करेंगे उसके आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो भी अमाउंट्स लिख रहे हैं वो क्यों लिखे। तो आइए अब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Financial statement are organized, summarized of deducted information about the financial position and performance of an enterprises. These statements refer to the original statement which exhibits necessary financial information regarding a business concern. Different authors have defined financial statement as under. इस प्रकार से जब हमने इसके तो वित्तीय विवरण जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका अर्थ किसी भी संस्था या व्यवसाय की वित्तीय स्थिति एवं जो संचालन के परिणाम होते हैं उनसे संबंधित जो जितनी भी सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती है, उनको किए गए जो उनका समरी बनाई जाती है या उनमें जितने भी हमने अकाउंट्स ओपन किए हैं वो सब सही है या नहीं, यह ट्रायल बैलेंस के द्वारा देख करके और जब फाइनल किया जाता है
इस प्रकार जितनी भी फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको जिस विवरण के द्वारा दर्शाया जाता है वो सारी वित्तीय विवरण में इंक्लूड होती है, और वही शीट जो होती है या वही स्टेटमेंट जो होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहे जाते हैं। इसके हमने डेफिनेशंस देख ली थी, इनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न करनी है। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इस प्रकार से जब हम ये तीनों अकाउंट बना लेंगे तब हम फिर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट माने जाएंगे, और उसके बाद फिर हम विद एडजस्टमेंट वाले सम करेंगे। तो इसके यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिफरेंट यूजर्स, इसके कौन कौन उपयोग करता है, 13.3 में यह देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स मतलब जो लंबे समय के लिए या दीर्घ काल के लेनदार। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स जो कम समय के लिए हमसे हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, स्टाफ, टैक्स अथॉरिटी, कस्टमर्स, गवर्नमेंट मशीनरी एंड जनरल पब्लिक, अदर्स। इस प्रकार से ये जितने भी पार्टीज हैं या यूजर्स हैं, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हमारे यहाँ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस प्रकार के हैं, वे इसे जान करके और उसके लिए जो भी उनके लिए लाभ प्राप्त करने वाले पार्टीज होती है वे इससे जो भी लाभ लेना होता है वो उसका लाभ लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने इतने सारे पॉइंट देखे हैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। अभी ये चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। जब इसकी आप थ्योरी क्लियर कर लेंगे तो आपको इसके सवाल करने में भी आसानी रहेगी। इसमें क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स में 13.5 में बैलेंसेस ऑफ रियल अकाउंट्स लिए जाते हैं, बैलेंसेस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स एंड बैलेंसेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। मतलब जो हमने 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखे हैं जिसमें हमारे रूल्स भी हैं, हमने आपको रूल भी समझाए थे। जो 3 रूल्स थे हमारे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के, वो नियमों को आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको नियम अच्छे से याद है तो आपको ये फाइनल अकाउंट के सवाल भी करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें जो इंक्लूड किए जाते हैं वो बैलेंसेस ऑफ रियल अकाउंट है, वास्तविक खातों के जितने भी शेष होते हैं वो, पर्सनल अकाउंट मतलब जो व्यक्तिगत खाते होते हैं उनके बैलेंसेस, उनके शेष, और नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र के खातों के। इन सब के बैलेंसेस को लेकर के ही फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। आउट ऑफ द अबो बैलेंसेस सम बैलेंसेस आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, सम बैलेंसेस आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सम आर कैरीड टू द बैलेंस शीट। अब इस प्रकार से जितने भी ये बैलेंसेस हैं इनको लेकर के जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें यह ध्यान रखना है कि कौन से बैलेंसेस को कहाँ पर हमें भेजना है। बैलेंसेस कैरीड टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो बैलेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में भेजेंगे इन द डेबिट साइड में उनमें है ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रारंभिक माल का स्टॉक, नेट परचेज शुद्ध क्रय, डायरेक्ट एंड प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस जो सीधे खर्चे होते हैं, प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, और जो उत्पादन के एक्सपेंसेस होते हैं मतलब उत्पादन के जितने भी खर्चे हैं जो डायरेक्टली बिजनेस को जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर खर्च किए जाते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो सब डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। कहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट में। इन द क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के लिखा जाता है नेट सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स, जितनी भी हमारे पास इनकम्स रहेगी वो सभी इनकम्स को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जो नेट सेल्स होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के इस प्रकार से डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एंड प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट साइड में जो टोटल सेल्स होती है, नेट सेल्स जितना हमने माल बेचा है, एंड क्लोजिंग स्टॉक और जितना माल हमारा बच गया, क्लोजिंग मतलब अंतिम रहतिया।
इस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाली दोनों डेबिट और क्रेडिट की जो हम अमाउंट जब दे देंगे उसमें डाल देंगे तो जो डिफरेंस निकलेगा वो हमारा प्रॉफिट और लॉस मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, सकल लाभ या सकल हानि कहलाएगा। बैलेंसेस कैरिड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी बैलेंसेस जाएंगे? इन द डेबिट साइड ग्रॉस लॉस इफ एनी, यदि कोई ग्रॉस लॉस है तो वो ट्रांसफर किया जाएगा। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सभी अप्रत्यक्ष खर्चे। एंड डेबिट बैलेंसेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, और सभी नॉमिनल अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस। इन द क्रेडिट साइड में जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स, और सभी अप्रत्यक्ष इनकम्स मतलब आय। इसके बाद बैलेंसेस कैरिड टू बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस जाने वाले हैं, इन द लेफ्ट हैंड साइड में ऑल लायबिलिटीज एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ पर्सनल अकाउंट, एंड इन द राइट हैंड साइड ऑल असेट्स डेबिट बैलेंसेस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक्स। इसमें जो हम लिखते हैं बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड होती है उसमें सारे क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स लिखे जाते हैं, और जो राइट हैंड साइड में जो हमारी असेट्स पक्ष कहलाती है, असेट साइड में ऑल असेट्स होगी एंड डेबिट बैलेंसेस ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक। इस प्रकार से जब हम तीनों ही ये ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट में सारे बैलेंसेस को ट्रांसफर कर देंगे तो बैलेंस शीट की हमारी असेट साइड और लायबिलिटी साइड की दोनों ही पक्षों की टोटल सेम होनी चाहिए। मतलब एक जैसी अगर दोनों की टोटल आ जाती है तो यह माना जाता है कि हमारे अकाउंट सही है, हमने सही सारी एंट्रीज की है, सही अकाउंट बैलेंस के हमने सही उतारे हैं, और बैलेंस शीट मिल जाने पर हम यह मानते हैं कि यह हमारे सत्य भी होंगे। तो इस प्रकार से अब हम इसके जो नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक से, यह हम कल देखेंगे, हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आपके लिए होमवर्क यह है कि आपको अपने जितने भी ये थ्योरी के मैंने आपको समझाए हैं ये आप अच्छे से पढ़िए, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, और जितना आप कर सकते हैं लर्निंग करिए। जितनी भी थ्योरी की लर्निंग आपकी होती रहेगी आप उसे अपने रजिस्टर में भी नोट डाउन करते रहिए। अब आप लोगों की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है, मार्च में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, अपनी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए, क्योंकि जितना आप घर पे अभी रह करके पढ़ाई कर पा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी आप कर पाएंगे यदि आप सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं तो, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आपको कोई डाउट है तो वो आप क्लियर करवा सकते हैं। घर में से आपको कहीं जाना नहीं है, घर पे बैठ के ही आपका पूरे समय आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई की ओर होना चाहिए। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए। आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स बना के दिए हैं उनमें बहुत कमियां हैं। आप लोग यदि स्कूल में आएंगे तो आपको दिखाई जाएगी कि आपको किस तरह से लिखने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको देखने के बाद भी प्रॉपर जैसा लिखना चाहिए था वैसा नहीं लिखा है। तो आप थोड़ा सिंसियर रहिए अपनी स्टडी के लिए। अब जितना भी समय बचा है उतने समय का आप सही यूज कर लीजिए। जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं आप उन्हें बिल्कुल ध्यान से समझ करके और लर्न कीजिए, और उसकी वीडियो भी बनाकर मुझे सेंड कीजिए। आप ये होमवर्क यदि कर लेते हैं तो तब भी आप मुझे इसका रिस्पांस दीजिए कि हमने यहाँ तक आप पढ़ लिया है। इसके बाद यदि आपको और आगे पढ़ना है तो मैं आपको पर्सनली भी बता सकती हूँ कि हमको आगे और किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो मैं पॉइंट्स जो आपको बताती जाती हूँ वो बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ करके और आप उसे समझ करके यदि आप उसे लर्न कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक लगन से पढ़ाई कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप पूरे अच्छे से घर पे रह करके और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको जो अभी पढ़ना है उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मीनिंग बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है। इनके कौन कौन से हमारे यहाँ बनने वाले हैं, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट,
मेन एंड जो इसके क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर्स हैं, किस तरह से उसके बैलेंसेस कौन से अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, ये बहुत ही विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो आपको दिया हुआ है बैलेंसेस कैरिड टू ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंसेस कैरिड टू P&L एंड बैलेंसेस कैरिड टू बैलेंस शीट, ये यदि आपने अच्छे से समझ लिया है, ये आपने याद कर लिया है, तो आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे।